ओके गाइस, तो हमारा बहुत सारा पोर्शन मतलब सेल स्ट्रक्चर का बहुत सारा पोर्शन हमारा कवर हो गया था। तो अब चलिए चले जाते हैं सेल का मेन जो हेड होता है, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ सेल, और जो भी कहो तुम, वट एवर यू से, द न्यूक्लियस, द मेन पोर्शन ऑफ सेल और द मास्टर ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसे हम मास्टर क्यों कहते हैं, ये आप अगर आप क्लास 12 में जब जाओगे तभी आप लोग समझ पाओगे कि बहुत सारे सेलुलर मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस सेल में कैसे होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। न्यूक्लियस ही बहुत सारे चीज को कंडक्ट करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही स्टोर रहते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस को छोटा करके फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले हमें जानना पड़ेगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो अंदर ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये रहता है सेंटर में। ठीक है, बहुत सारे सेल में सेंटर में रहते हैं, और कुछ कुछ सेल में जैसे फैट सेल में क्या होता है, साइड में न्यूक्लियस यहाँ पर चला आता है। ठीक है, ये फैट सेल, ठीक है, न्यूक्लियस ये फैट सेल में देखा जाता है। फैट सेल को हम क्या कहते हैं, सिग्नेट रिंग। बाद में कभी जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा तब मैं ये बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। एनसीईआरटी में ये जो लाइन लिखा हुआ है ये आपको याद रखना होगा। हर एक बोर्ड्स का और नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु इन्वेंटेड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस किस तरह का होता है, मतलब कौन सा डाई से न्यूक्लियस को हम डाई कर सकते हैं। बेसिक डाई इज यूज्ड, कि बेसिक डाई इज यूज्ड मतलब जो खाद होता है उससे हम इसको कलर कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियस जो हम कलर करते हैं बेसिक डाई से करते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्रोमाटिन। न्यूक्लियस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या होता है, क्रोमाटिन। क्रोमाटिन ये जो था, ये पहले नेमिंग किसने किया था, फ्लेमिंग, साइंटिस्ट फ्लेमिंग फर्स्ट नेम्ड द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस क्रोमाटिन्स। ठीक है, क्रोमाटिन्स। बाद में आप लोगों को पता चलेगा क्रोमाटिन जब कॉन्डेंस होंगे, जब वहां उसमें से वाटर निकल जाएगा तो क्या फॉर्म होगा क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक बाहर वाला मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, और एक ये आउटर मेम्ब्रेन और ये एक इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो आउटर मेम्ब्रेन बहुत जगह पे क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब किस तरह से आप समझोगे, ये अगर सोचो तुम न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है तो इस तरह से बहुत सारे इन्वेजिनेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरह से इन्वेजिनेशन क्रिएट करके क्या फॉर्म करेगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बाहर में आप राइबोसोम अटैच देख पाओगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इस वाले वीडियो का ही पहले वाले पोर्शन में मैंने बता दिया है ये चीज। ठीक है, तो ये समझ लेना। तो न्यूक्लियस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स और व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब जो यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, अंदर का जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकेंड इज न्यूक्लियोलास्ट। व्हाट इज न्यूक्लियोलास्ट, यहाँ पर देखो ये पोर्शन जो सेंट्रल पोर्शन है जहां पर क्रोमाटिन डेंसली पैक्ड है, ये होता है न्यूक्लियोलास्ट। ठीक है, ये हुआ क्या, ये हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलास्ट, ये है क्रोमाटिन्स। क्रोमाटिन्स कितना टाइप का होता है, हेटेरोक्रोमाटिन्स एंड यूक्रोमाटिन्स। क्रोमाटिन्स क्या होता है, क्रोमाटिन्स मेनली होता है जो डीएनए है ना, डीएनए जब बीट फॉर्म करके यहाँ पर इस तरह से कुछ रहता है ना, इसे ही हम कहते हैं क्रोमाटिन्स। ठीक है, ये डीएनए ही है, लेकिन डीएनए ही क्रोमाटिन फॉर्म करता है। ये क्रोमाटिन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का क्रोमाटिन होता है। वन इज हेटेरोक्रोमाटिन, वन इज यूक्रोमाटिन। बाद में मैं बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, तो इसके बाद आओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसका जो आउटर लेयर तो मैंने बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कंटिन्यूअस होता है। इनर लेयर तो अंदर की तरफ रहता है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, आउटर एंड इनर लेयर आर फ्यूज्ड। फ्यूजन होने के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पर एक पोर क्रिएट हो रहा है, देख पा रहे हो ना आप लोग, मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर पोर क्रिएट हो रहा है। ये जो पोर्स है इसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर स्पोर्स। इनका मेन फंक्शन क्या है, न्यूक्लियर पोर्स का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो एमआरएनए, आरआरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा सिंथेसिस हो रहा है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या करता है, ये पोर्स के थ्रू बाहर सेल्स में निकल आते हैं। ठीक है, सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होते। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर दोनों जो
स्पेस है, मतलब ये अगर तुम सोचो आउटर स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये जो अंदर ये वाला स्पेस है ना, इसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये देखो यहाँ पर लिखा है मैंने पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दिस साइज इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10 to 50 नैनोमीटर इज इट्स साइज। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है आरआरएनए सिंथेसिस, मतलब राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और सिर्फ ये वाला पोर्शन सेल में, ये वाला पोर्शन ही आरआरएनए सिंथेसिस करता है, ये आपको याद रखना होगा। एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नो न्यूक्लियस, हम लोग जानते हैं हर एक सेल में 1 न्यूक्लियस पर सेल रहता है, लेकिन एकमात्र आरबीसी एंड सिप सेल, आरबीसी या सिप सेल मतलब वास्कुलर प्लांट्स में जो सिप सेल होते हैं उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहता। ये आपको दिमाग में रट लो, घुसा लो दिमाग में, क्योंकि इसमें से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद तुम आओ लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, मतलब अगर तुम ये जो टोटल डीएनए है, मतलब ये जो न्यूक्लियस के अंदर टोटल डीएनए कंटेंट है, इसको अगर तुम बाहर निकाल डालो, गुत्थी को सुलझाओ, पूरा सा लंबा करो, खींचो डीएनए को, तो कितना लेंथ डीएनए होगा? डीएनए होगा 2 मीटर लेंथ का डीएनए मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं एज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। हम लोग बहुत सारे बंगाली बोर्ड्स के और कुछ भी बच्चे लोग ये क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं, इस लाइन को हमारा मिस कर जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद आओ, ये जो है क्रोमोसोम के बारे में मैं छोटा करके बता दे रहा हूँ। क्रोमोसोम जो होता है, आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते हो, ये दोनों आर्म्स होते हैं, एक लॉन्ग आर्म एक शॉर्ट आर्म रहता है, और यहाँ पर सेंटर में देखो एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या रहते हैं? सेंट्रोमियर के दोनों तरफ देख लो आप लोग, दोनों तरफ रहते हैं काइनेटोकोर्स, ठीक है। काइनेटोकोर्स मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन काइनेटोकोर्स, ठीक है। और यहाँ पर और एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखा जाता है, मतलब ये सेंट्रोमियर के अलावा और एक जो कॉन्स्ट्रिक्शन देखा जाता है उसे हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नीट में बहुत साल ये क्वेश्चन डायग्रामेटिक आया है, आप लोग ये डायग्राम को रट लो, दिमाग में प्रिंट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? सैटेलाइट। सैटेलाइट पोर्शन में क्या रहता है? नॉन स्टेनिंग पोर्शन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए और क्रोमोसोम का जो पोर्शन को हम स्टेन नहीं कर पाएंगे उसे हम कहेंगे सैटेलाइट पोर्शन। इसके साथ हमारा ये टोटल जो था आई थिंक कंप्लीट हुआ, ठीक है। और अगर आपको क्रोमोसोम का सेपरेट एक वीडियो चाहिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके, तो आप लोग जाओ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें क्रोमोसोम के बारे में और जो डीएनए के बारे में इन डिटेल मैंने बता दिया था। आई थिंक यू गाइस आल्सो सी दैट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑब्वियसली स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक। थैंक यू।